दुबे और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सत्यव्रतम। और आज देखें तो एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी में जो है अच्छे लेवल्स जो अभी भी मेंटेन रखे हैं, हालांकि रेंज में है, लेकिन कुछ ज़्यादा सपोर्ट निफ्टी बैंक से देखने नहीं मिल रहा है। एक्शन पैक रहेगा अगले 90 मिनट पे। और आज ऑन द शो की अगर हम बात करें तो 2-5 से जो है हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टार्ट होता है। किस तरह हम जो है एफएनओ मार्केट की जो है चेक लेने वाले हैं कि कहाँ पे जो है कमाई के मौके बनते हैं। इसके बाद जो है बात करने वाले हैं क्लोजिंग ट्रेड्स क्या रहेंगे हमारे टेक्निकल गेस्ट के 2:10 पे, 2:40 पे अहम ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट रहेंगे जहां पे हम वायदे बाजार से इंपॉर्टेंट कॉल्स आपके लिए लेके आएंगे। 3 बजे की अगर हम बात करें तो मार्केट्स एट 3 रहेगा जहां पे स्टॉक्स एंड न्यूज़ स्पेसिफिक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम बजर्स हम आपके सामने लिस्ट आउट करने वाले हैं। 3:10 पे हमारे टेक्निकल गेस्ट की रणनीति होगी, BTST STBT ट्रेड्स और कल की तैयारी 3:20 पे रहने वाली है जहां पे हम देखेंगे कौन से अहम इवेंट्स हैं जिसकी आपकी तैयारी जो है कल की होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो बाजार की बड़ी बातें पे फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 80 अंक चढ़कर 24,850 लेवल्स के ऊपर है। सपोर्ट आ रही है आईटी काउंटर्स से और पिछले 5 दिन से जो है हरे निशान में निफ्टी ट्रेड भी कर रही है। वही बात करें निफ्टी बैंक पे तो एक डाइवर्जेंस आ रहा है, दबाव देखने मिल रहा है। 54,180 लेवल्स के पास सपाट है, उतना ज़्यादा अपमूव नहीं देखने मिल रहा है, ना कि बड़े इंडेक्स हैवीवेट्स जो बैंकिंग नेम्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो आईटी में ज़ोरदार उछाल आया है। बायबैक का जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगा इन्फोसिस का 11 सितंबर को, उस बेसिस पे इन्फोसिस पे करीब 5% जो है ऊपर चढ़े हुए हैं और बाकी मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी फॉलो ऑन बाइंग देखने मिल रही है। आईटी स्पेस के अलावा फार्मा में भी जो है मजबूती देखने मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज 2.5% चढ़ा है और कुछ चुनिंदा काउंटर्स में जो है अपमूव जो है फार्मा स्पेस पे ज़्यादा देखने मिल रही है। तो फार्मा और आईटी स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छा अपमूव्स देखने मिल रहा है। वही हम बात करें चुनिंदा ऑटो रियल्टी शेयर में तो यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी ब्रीदर आई है, जिस तरह रैली हमें रिसेंटली देखने मिला था। और रियल्टी स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन में जो था ऑफकोर्स बहुत अच्छी अपमूव आई थी, लेकिन आज जो है एक ही दिन में जो है मुनाफा वसूली हमें देखने मिल रही है। तो बाजार में आज हम देखने की तेजी तो है और निफ्टी बैंक दोनों लगातार 5वें सत्र में आपको ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन रेंज बहुत ही सीमित है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए एक जो बड़ा हडल है वो है 24,900 का। उसके पहले निफ्टी ठिठका है, करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की भी जो रेंज है वो भी काफ़ी छोटी है, 250 से 350 अंकों के आसपास की। और अगर आप पिछले 5 सत्र में देखेंगे तो निफ्टी बैंक 5 सत्र में करीब 500 पॉइंट चला है और पिछले 4 जो सत्र रहे हैं बहुत ही हल्की हल्की तेजी निफ्टी बैंक में हुई है। तो बाजार चलने के बाद थोड़ा सा रुक रहा है, थम रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि रिट्रेस नहीं हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी रणनीति है बचे हुए 1.5 घंटे के लिए क्या होनी चाहिए। लेकिन फटाफट ये जान लेते हैं कि आज के जो बिग बजर्स हैं वो कौन से हैं। शरद बताइए, आज कौन से शेयरों को आपने स्थान दिया है? जी बिल्कुल अभिषेक, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़े न्यूज़ फ्लोज कम है। वारी रिन्यूएबल टेक की बात करें तो स्टॉक में जो एक अच्छी उछाल देखने मिली है, स्टॉक लगभग 4% ऊपर है। यहाँ पे 870 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर इन्हें मिला है। वही न्यू एज टेक कंपनीज़ की बात करें तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने मिल रहा है। मुनाफा वसूली भी कुछ काउंटर्स में आ रहे हैं। पेटीएम, नायका, इटर्नल और स्विगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लगभग 1 से लेके 3% तक की यहाँ पे गिरावट आ रही है। बास्केट सेलिंग दिख रही है। फार्मा स्पेस से जो है ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखेंगे, स्टॉक 3% ऊपर है। टेक्निकल एनालिस्ट का भी बुलिश नजरिया था। एबवी से जो है इनको $700 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट मिलेगा, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और आज देखिए स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छी न्यूज़ फ्लोज आ रही है, जिस तरह ऑर्डर विन फ्लोज आ रहे हैं। रेलटेल की बात करें तो स्टॉक 4% ऊपर है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से 700 करोड़ के ऊपर जो है ऑर्डर मिला हुआ है। आईटी शेयरों में भी जो है अच्छी तेजी देखने मिली है। इन्फोसिस की तो बायबैक की न्यूज़ हमने आपको बताई दी, लेकिन विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफो जैसे स्टॉक्स में भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। जिस तरह फॉलो ऑन बाइंग आ रहा है, और याद रखिए मार्जिन्स में जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है, जिस तरह रुपी डिप्रिसिएशन देखा गया था। लेकिन ऑफकोर्स अभी भी जो है गाइडेंस जो है
पूरा क्लियर नहीं है कि क्या होता है आगे जाते हुए क्लाइंट स्पेंड्स को लेके। रियल्टी शेयरों में बात करें तो यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है। डीएलएफ लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पे सेलिंग आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा अप मूव आया था, तो कुछ काउंटर्स में मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। तो ये तो बाजार के मार्केट बजेस हुए, लेकिन आज एक्सपायरी का भी दिन है। बाजार का कैसा कारोबार लग रहा है ये देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे तो सपोर्ट आ रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स में चर्न भी हो रहा है, लेकिन एक सीमित दायरे पे बाजार है अगर देखा जाए तो क्या सेटअप लग रहा है अभिषेक, जरा बताएं करंटली। शरद देखिए, भले ही वीकली एक्सपायरी का ये सेशन हो, लेकिन माहौल एक्सपायरी वाला आज नहीं है, वो थोड़ा मिसिंग है और रेंज बहुत ही टाइट है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आज पूरा दिन गुजर गया और सिर्फ 65 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आज के सत्र में दिखा है। तो ये एक टेंशन की चीज़ ज़रूर रही है। बहुत छोटी रेंज रही है और अगर हम ओपनिंग से अगर अब तक देखेंगे तो, और निफ्टी बैंक की भी वही स्थिति है और निफ्टी बैंक सपोर्ट देखिए कर नहीं रहा है निफ्टी को, ये साफ तौर पर आज भी में देखने को मिला है। बट ये है कि हाँ, इन्फोसिस की जो बायबैक की जो खबर आई है उसने आईटी शेयरों का मूड थोड़ा सा अच्छा करने का काम किया है। इंडेक्स में करीब 2.5% की तेजी रही है। फार्मा, एफएमसीजी, सेलेक्टिव मेटल काउंटर्स में आज बाजार को सपोर्ट मिला है। लेकिन रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस और सेलेक्टिव बैंकिंग जो शेयर हैं वो कमजोर रहे हैं। पेटीएम, नायका, इटर्नल, स्विगी कुछ ऐसे शेयर्स रहे हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज में जहां पर आज हमने तेजी देखी है। अगर हम ग्लोबल सेटअप की बात करें तो डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी तेजी है। यूरोप में जो शुरुआत हो मिक्स्ड है, बहुत ज्यादा कुछ आज बाजार में रीड करने को लेकर नहीं है। लेकिन यह है कि वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा हम उम्मीद करके चल रही थी कि हलचल होगी, लेकिन वो हलचल बाजार में मिसिंग है। 24,900 जो आज हमने सुबह बताया था रेजिस्टेंस का लेवल कि 24,900 से 25,000 की रेंज एक बाजार के लिए रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम करेगा, एग्जैक्टली आज हमने होते हुए देखा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि देखिए निफ्टी जो है वो 100 डे डीए में 24,807 उसके ऊपर होल्ड करने में कामयाब है। तो जो आज का सत्र बचा है उसके लिए मुझे लगता है कि एक बढ़िया सपोर्ट है 24,800 पर। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 24,750 पर भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस बिल्टअप काफी अच्छा है, तो वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो वही जो सुबह का लेवल हमने बताया है कि 24,900 और 25,000 का लेवल, ये अगले रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तेजी का ट्रेंड अगेन 25,000 के ऊपर जब बाजार जाकर टिकेगा तो ही कंफर्म होगा। शॉर्ट नहीं करनी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि भले ही ऊपरी लेवल पर ज्यादा कन्विक्शन का भाव है, भरोसा नहीं लौट रहा है, लेकिन बाजार में ऐसा नहीं कि कोई डैमेज भी हो रहा हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो माहौल सुधरा है। ये 5 सत्र की लगातार तेजी है, छोटे छोटे कदम बाजार ने जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये तेजी हुई है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि शायद यहां से माहौल थोड़ा सा बेहतर हो। देखते हैं कि कब होता है, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग कब आती है, एक वो भी ट्रिगर बाजार के लिए बन सकता है। तो शॉर्ट नहीं करना है और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप ये 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ, मेरा मानना है कि आज के दिन के लिए, अब बचे हुए सत्र के लिए बने रहिए। निफ्टी बैंक अगेन बाजार के लिए जो कहते हैं ना कि जो दर्द देने वाला जो एरिया है वो निफ्टी बैंक ही है, क्योंकि निफ्टी बैंक से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। रेंज में है, दिन की ऊंचाई से करीब 250 अंक आपको नीचे दिखाई देगा निफ्टी बैंक। और एचडीएफसी बैंक, कोटक को अगर आप छोड़ दें तो किसी भी बड़े बैंक में 0.25% की भी तेजी है नहीं है। अच्छी चीज बस ये है शरद की एचडीएफसी बैंक लगातार 5 सत्र से ये भी शेयर चल रहा है। 5 सत्र में हालांकि अगर आप देखेंगे तो 20-22 रुपए की ही तेजी हुई है, ज्यादा कोई तेजी नहीं है। लेकिन थम जाना, स्थिर हो जाना भी ऐसे बाजार में हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, और वो हो रहा है। जो सपोर्ट लेवल्स हैं 54,000, 53,800 ये सपोर्ट के लेवल है। हमने सुबह भी यही लेवल्स दिए थे और मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा 54,500, आज उसके आसपास जाने की कोशिश हुई लेकिन बाजार फिर नीचे आ गया। इंडेक्स में अगर कुछ प्ले करना है शरद, मेरे हिसाब से निफ्टी बेहतर है, निफ्टी बैंक पीछे है, थोड़ा पीछे रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि एफआईएस के पैसे इसमें कब आते हैं, उसके बाद ही हमको मोमेंटम देखें। अदरवाइज तो ये साइडवेज ट्रेड कर ही रहा है। 55,000 के जब ऊपर निकलेगा तो ही आपको बुलिश व्यू इस पर बनाना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना है। छोटी छोटी ही तेजी से ही, लेकिन ये है कि मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बुल साइड का ही है। वैसे भी बाजार में बुल मार्केट करेक्शन था, ऐसे कोई मंदी नहीं आई थी, तो ये स्थिरता आ रही है और इस स्थिरता को आपको पॉजिटिविटी के साथ देखनी चाहिए। देखते हैं कि बाजार अपना गियर कब बदलता है। गियर कब बदलेगा, बड़ी चीजें अब आए बाजार के लिए, कुछ नए ट्रिगर्स आए, क्योंकि ये कंजम्पशन वाला खेमा ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। 12% की एक तरफा तेजी हो चुकी है जीएसटी के पहली बार पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद से, तो ये थोड़े से थकेंगे,
लेकिन जो दिग्गज हैं अगर आगे आते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये आगे आए, ये सपोर्ट करेंगे। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आ जाए, एफआईएस की कैश बाइंग आ जाए, ये सपोर्ट करने काम करेंगे। और ट्रेड डील को लेकर कोई सकारात्मक बातचीत होती है, अगर भारत और अमेरिका के बीच में अगर बातचीत इनिशिएट होने की भी खबर आती है ना, तो बाजार के मूड को सुधारने का काम करेगी। अदरवाइज तो कंसोलिडेशन का बाजार है, छोटे छोटे ट्रेड मिल सकते हैं इंडेक्स में, आप उसके साथ ट्रेड कीजिए। अदरवाइज जहां पर भी खबरें हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पर मूव्स बनते हैं, आई थिंक बेहतर वो होगा कि आप उस साइड में अपने आप को रखें, बाजार में कोई भी रणनीति बनाइए। एक आपने सही कहा, निफ्टी बैंक पे जो है अभी के लिए जो है ट्रेड ना बनाए, लेकिन निफ्टी में अगर आप बनाते हैं लॉन्ग ट्रेड तो पोजीशन जो है जो छोटे छोटे रखे। जिस तरह बाजार में रेंज बाउंड मूवमेंट आ रहा है, याद रखिए दोनों साइड्स लॉन्ग हो या शॉर्ट्स हो कमाई के मौके बन सकते हैं ऐसे बाजार में, और ये टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है। लेकिन अभी स्क्रीन पे एक बार ले आते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स। यहाँ पे देखिए और जो है तेज़ी बढ़ते जा रही है, 900 अंकों की जो है तेज़ी आपको देखने मिल रही है स्क्रीन पे। निफ्टी आईटी इंडेक्स डेज हाई पे लगभग 2.5% से ज़्यादा का अपमूव दिया है। निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी जो एक अच्छी अपमूव आ रही है। डायरेक्टर साहब एक बार आईटी स्टॉक्स के जो है पूरे लिस्ट को ले आए, जहाँ पे देख रहे हैं अपमूव देखने मिल रहा है। निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी मोमेंटम आई। ऑफ कोर्स इन्फोसिस लीड कर रहा है बायबैक न्यूज़ पे, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोज देखे तो स्टॉक्स में जो है अच्छी मोमेंटम अभी भी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए हमारे साथ अब कपिल शाह जुड़ रहे हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल से। गुड आफ्टरनून कपिल। बाजार की बात करें तो निफ्टी में जो है पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और इम्पोर्टेंट लेवल्स को रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ से जो है लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट थोड़े कर सकते हैं छोटे पैमाने पे, और निफ्टी बैंक पे भी आपकी क्या सेटअप रहती है ये बताएं। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जैसे कि मार्केट में हमने पिछले काफी दिनों से देखा हुआ है कि एक बेबिश स्टेप की तरफ मार्केट थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंटली हमें ऊपर की ओर का मूव देखते ही रहे हुए हैं। जो अभी का लेवल है 24,870 लेवल, वो कल का क्लोज, आज का ओपन और अभी का करंट मार्केट प्राइस, तीनों के तीनों एक ही सपाट लाइन पे ही बैठे हुए हैं। तो ये अभी के लिए, और लेट्स से जो बाकी का जो शेष बचा हुआ क्षेत्र है उसके लिए ये काफी एक पिवट लेवल की तरह काम करेगा। अगर हमें 24,870 के ऊपर या फिर 880 के ऊपर थोड़ी बहुत सस्टेनेबली देखने मिलती है तो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें बनता हुआ देखने मिलेगा, जो कि 24,950 की तरफ हमें लेके जाएगा। और ये पड़ी हुई व्यू तब तक वैलिड रहेगा जब तक मार्केट 24,850 के ऊपर सस्टेन रहा हुआ है। काफी बार अब मार्केट का पहला हिस्सा काफी पॉजिटिव में रहता है, लेकिन लास्ट में हम कुछ एक रिवर्सल देखने मिलते हैं। तो वो जो रिवर्सल और जो नेगेटिव सेंटीमेंट जो हम देखने मिलते हैं वो ट्रिगर 24,850 के नीचे बनते हुए देखने हमें मिल सकते हैं। और आते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर, तो बैंक निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ तो कंपेरेटिवली वीक ही रही हुई है। इतना कुछ खास इजाफा मार्केट में जिस तरह से देखने मिल रहा है तो वहां पे बैंक निफ्टी का तो हमें काफी सुस्त देखने मिल रही है। 54,500 का एक पिछले 3-4 दिनों से एक माइल्ड हर्डल सा लेवल बना हुआ है। इसके ऊपर भी जाता है तो अगेन कोई बड़ा अपमूव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इंक्रीमेंटली अपमूव हो सकता है 55,000 के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी का अभी का ब्रॉडर स्ट्रक्चर साइडवेज टू नेगेटिव बन रहा है और 54,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। शॉर्ट ना करें निफ्टी बैंक पे, या इस पे भी जो है नज़र ज़रूर बना के रखें। लेकिन हालांकि देखिए एक रेंज में ज़रूर फंसा हुआ है, सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर है। लेकिन चलिए अब स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं, चलते हैं क्लोजिंग कॉल्स की तरफ। तो कपिल क्लोजिंग कॉल्स क्या रहेंगे आपके? जी सबसे पहले मेरा क्लोजिंग कॉल यहाँ पे ओलेक्ट्रा पे मैं देख रहा हूँ। ओलेक्ट्रा काफी मीन्स ऑटो पार्ट का स्टॉक से काफी अच्छी मोमेंटम आई हुई है। पिछले कुछ दिनों की नर्वसनेस के बाद में आज एक अच्छी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर में रिवाइव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक बाय का व्यू बनता है। स्टॉक प्राइस 1565 के लेवल के अराउंड चल रहा है, तो 1548 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड पोटेंशियल उसकी 1590 तक की रहेगी। और सब ट्रेड की अवधि 1 या 2 दिन की ही रहेगी यहाँ पे ओलेक्ट्रा में। और बाय द सेम टाइम हम एक रियलिटी सेक्टर्स में थोड़ी सी वीकनेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लोडा पे शॉर्ट का व्यू बनता है जो कि अभी 1175 के लेवल पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 1200 का रहेगा और नीचे में टारगेट हमारे 1125 के दिखने मिल सकते हैं। लोढ़ा को शॉर्ट करना है 1125 के टारगेट के लिए। इसका आप जरा स्टॉप लॉस बता दीजिए और पहले शेयर का एक बार फिर से आप कपिल जी ने टारगेट बता दीजिए। एक बार फिर से दर्शकों के लिए हम रिपीट कर देते हैं। जी पहला स्टॉक मेरा ओलेक्ट्रा 1565 के लेवल पे बाय है।
1448 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 1590 का टारगेट बैठ रहा है ओलेक्ट्रा का। लोडा 1175 पे शॉर्ट का व्यू, स्टॉप लॉस 1200 और नीचे में टारगेट 1125। ठीक है, तो ये लोढ़ा और ओलेक्ट्रा ये दो शेयर हैं जो हमारे एक्सपर्ट के रडार पर हैं, कपिल जी के। ये दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। एक बाय की और एक सेल की रिकमेंडेशन है। और एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन। इस बीच निफ्टी ने लगा ली है सेंचुरी 24,873 के लेवल, डे हाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी बाइंग है 50 अंकों के आसपास की, तो मोटा मोटी एक रेंज में ही है। और ये रेंज में ना सिर्फ बाजार ट्रेडर्स को थका रहा है, बल्कि हम जैसे लोगों को भी जो बाजार को दिन भर देखते हैं, या फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स वो भी थोड़े थोड़े थक जरूर रहे होंगे। रुचि जी बताइए, मार्केट के बारे में भी अपना वैल्यूएबल इंसाइट शेयर कीजिए और अपने दो बढ़िया ट्रेड भी बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। डेफिनेटली अभिषेक जी, अगर आप इंडेक्स को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक काफी डिफिकल्ट फेज है ये ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट पिछले 3 हफ्तों से देखे तो इसी रेंज में फंसा हुआ है कि जहाँ पे जो करेक्शन आया था 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बेस तो बना लिया 24,400 के आसपास, लेकिन 25,000 के ऊपर काफी अच्छे न्यूज फ्लोज के बावजूद जो हमने इस फेज में जीएसटी के हमने रिफॉर्म्स के न्यूज फ्लोज देखे, जीडीपी के आंकड़े जो एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आए थे वो देखे, उसके बावजूद इंडेक्स 25,000 के ऊपर सरपास नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक यही रेंज बन गई है 24,400 से 25,000, और इनमें से इधर साइड एक कोई ब्रेकआउट आएगा, फिर ही कोई डायरेक्शनल मूव आपको इंडेक्स फ्रंट पे देखने मिलेगा। सो जब ऐसे मार्केट में कंसोलिडेशन फेजेस आते हैं तो वो स्टॉक पिकर्स मार्केट बन जाता है कि आपको काफी सिलेक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट करने होंगे कि जो ऐसे मार्केट में आपको रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। सो आई थिंक यही फेज है। बाकी अब बड़े डायरेक्शन मूव फिलहाल तो जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक इतने एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो दो स्टॉक्स ऐसे फेज में, कंसोलिडेशन फेज में, जो हमें टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं। एक तो है एबी कैपिटल, जहाँ पे हमने देखा है कि पिछले ये 1.5 महीने में जो मार्केट में हायर लेवल से करेक्शन भी आया, तो उस समय में भी ये स्टॉक में कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं रहा। तो एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मार्केट के करेक्टिव फेज में ये स्टॉक ने दिखाया है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है अभी भी। सो ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पे के, तो एबी कैपिटल करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पे 275 के स्टॉप लॉस के साथ में। नियर टर्म में हम 315 के टारगेट एबी कैपिटल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 315 से 320 की टारगेट रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं। और दूसरा पिक रहेगा मेरा फार्मा स्पेस में से ग्रैन्यूल्स में। अब पिछले अगर 1-1.5 हफ्ते के अगर आप वॉल्यूम्स और प्राइस मूव देखे तो प्राइस अप मूव में काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स ये स्टॉक में रिसेंट पास्ट में जितने वॉल्यूम्स हुए थे उसके कंपैरेटिवली हुए हैं। सो क्लियर एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी है यहाँ पे। सो हम ग्रेन्यूल्स में यहाँ से एक ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो करंट लेवल से आना चाहिए। तो 514 के नीचे स्टॉप लॉस रखे ग्रेन्यूल्स में खरीदारी की सलाह दे रहे 540 के टारगेट के लिए। ठीक है, 514 का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट होगा ग्रेन्यूल्स के लिए। अभी कैपिटल के लिए 315 320 के टारगेट और 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। इस बीच आप स्क्रीन के निचले हिस्से पर, यानी कि हमारे फ्लैशेस पर आप देख रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले 3 मंत्रियों ने पद छोड़ा था, जिसमें कि गृह मंत्री, जल आपूर्ति मंत्री और कृषि मंत्री ने अपने पद छोड़े थे। और दबाव बढ़ रहा था केपी ओली के ऊपर भी अपना पद छोड़ने को लेकर, क्योंकि कल नेपाल में नेशन वाइड, पूरे देश भर में सरकार के विरोध में और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, इसमें करीब करीब 19 लोग मारे गए थे। और उसके बाद सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था और इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि देश में तख्ता पलट होगा। नेपाली कांग्रेस से आते हैं प्रधानमंत्री केपी ओली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ पर घटनाक्रम काफ़ी हम देखने की तेज़ी से बदल रहा है और देखते हैं कि अब नया अपडेट क्या आता है। लेकिन ये प्रदर्शन का हिंसक हो जाना, युवाओं का सड़कों पर उतर जाना काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हुआ और 19 लोगों का मारा जाना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो चली थी वहाँ पर। और इस बढ़ते हुए गंभीरता के बीच में ये खबर आ रही है। खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हमारा पड़ोसी राज्य है, कई चीज़ों को लेकर हम पर निर्भर हैं। और अगर नेपाल में किसी और देश का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। तो वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि बाजार से लिंक्ड है, लेकिन इन चीज़ों को बताना, आपके सामने रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे।
लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। मार्केट तो एक रेंज में ही राजेश जी, तो बेहतर यही है कि जो पिछले 2-3 हफ्ते से हम सलाह दे रहे हैं कि स्टॉक्स की तरफ मुड़ जाइए, इंडेक्स को थोड़ा छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं है। तो स्टॉक्स से शुरुआत कर लेते हैं। आपसे बताइए, आज आपने कौन से शेयर चुने हैं? एक बाई और एक सेल है या फिर दोनों बाई के सौदे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दोनों ही बाय के स्टॉक्स है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है मार्केट में। पहला स्टॉक पसंद आ रहा है कैपिटल गुड्स स्पेस से और क्यूमिंस इंडिया। यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। जिस तरीके का सेटअप है क्यूमिंस का, हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट 4060 4080 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3970 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। अगर इसका डेली सेटअप देखें तो पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। आज यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और ओवरऑल भी हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। तो डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1310 1320 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1265 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अडानी ग्रुप से और अडानी ग्रुप में हमें लगता है अडानी एनर्जी ये पसंद आ रहा है। इसमें स्टॉक में अभी करीब 790 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक रिकवरी का साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। तो अडानी एनर्जी सोलर एनर्जी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 820 830 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक्स पे भी हमारे बुलिश व्यू है। तो यहाँ पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बाय किया जा सकता है। जी बिल्कुल। एक बार स्टॉप लॉस भी आप बता दें राजेश जी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की जो स्टॉप लॉस है वो क्या रहेगी? अडानी एनर्जी में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 775 के आसपास। तो 775 का स्टॉप लॉस जो है आपको अदानी एनर्जी में देखने मिलेगा और कमिंस इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज पे भी जो है खरीदारी की राय राजेश सर की तरफ से। कपिल, आपसे एक बार पूछना चाहूँगा, भारत फोर्ज पे एक बार नज़र डालते हैं। एक जो है इम्पोर्टेंट ईएमए लेवल्स को जो है वो ब्रेक कर दिया है स्टॉक और यहाँ पे देखिए थोड़ी बुलिशनेस बढ़ते जा रही है। डायरेक्टर साहब एक बार भारत फोर्ज का चार्ट दिखाएं तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे जो है सेलिंग और ज़्यादा देखने मिल रहा है। क्या शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं कपिल भारत फोर्ज पे? डेज लो पे है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला हुआ था, लेकिन यही एक स्टॉक है जो काफी लगा रहा हुआ है। हालांकि इसके सेगमेंट्स भी काफी अलग होते हैं जो पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर्स को अलाइन नहीं करते हैं। लेकिन जो 1173 का भी लेवल है, तो कल के दिन में एक काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आया था और वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे 1200 के लेवल के यहाँ पे फ्रिजल आउट हो गया, जो कि एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। और अभी के टाइम पे भी ये स्टॉक शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज काफी कॉम्प्रेस और स्लाइटली नेगेटिव बिल्ड बने ही हुए हैं। तो बेशक ये एक वीक स्टॉक है और आज नेगेटिव डेवलपमेंट भी देखने मिल रही है और एक रेजिस्टेंस के पास में ही है। तो 1205 के स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है और नीचे में उसके टारगेट पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे 1110 1100 के अराउंड के बन सकते हैं। तो 10 का टारगेट प्राइस और इसको अगर शॉर्ट करें तो ये लेवल्स क्या रहेंगे भारत फोर्ज के? एक बार कपिल फिर बता दें। जी अभी का जो इसका करंट लेवल है, करंट लेवल से ही हम इनिशिएट कर सकते हैं। 1205 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 1100 से 1110 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। भारत फोर्ज पे जो शॉर्ट की राय आई है। लेकिन टीटागढ़ पे जो है मेरी नज़र आ रही है और टीटागढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। जिस तरह जो ऑर्डर फ्लो आ रहा है वंदे मेट्रो के जो ऑर्डर फ्लोज है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च करे, तो उस पर जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि इसको कंपनी को जो है अच्छी जो है ऑर्डर फ्लोज देखने मिल सकती है। रुचित, एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं टीटागढ़ की, तो इस पर ज़रा आपकी राय बताना चाहूँगा। और देखिए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी आ रहा है एनालिसिस के हिसाब से, तो ज़रा बताएं रुचित, यहाँ से और थोड़ी अपमूव देखने मिल सकती है। इस महीने तो 10% स्टॉक ऊपर है, बट लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में जो है ओवरऑल अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। ज़रा बताएं टीटागढ़ पे क्या व्यूज़ रहेंगे आपके? प्राइस अप में उसमें वॉल्यूम्स भी देखे तो पिछले कुछ दिनों के एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स हुए हैं
और ये रेलवे स्टॉक्स अगर पिछले कुछ समय में देखें तो ऑलरेडी एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस बता चुकी है और नो सिग्निफिकेंट करेक्शन प्राइस वाइज ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि तीतागढ़ में नियर टर्म में आप एक अपमूव इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो 920 925 की रेंज में है। तो 920 925 तक के पुल बैक मूव रह सकते हैं। इसके अलावा इवन आरवीएनएल देखेंगे तो नो पिछले जुलाई महीने में जो लो आरवीएनएल ने बनाया था वही लो अभी सितंबर के पहले वीक में भी है। तो जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूजुअली डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, वो डबल बॉटम जैसा पैटर्न आरवीएनएल में भी बना है। तो रेलवे स्टॉक्स में इनिशियल इंडिकेशंस तो है कि प्राइस वाइज इस नो बड़े समय के अंडर परफॉर्मेंस या करेक्शन के बाद में अब एटलीस्ट एक पुल बैक मूव नियर टर्म में रह सकता है। तो तीतागढ़ और आरवीएनएल ये दोनों ही स्टॉक्स टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं। रुचित, टीटागढ़ के टारगेट प्राइस आप 920 950 बोल रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जी, जो इस स्टॉक का 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी 850 के आसपास है। तो आई थिंक 845 एक रीजनेबल स्टॉप लॉस रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और आरवीएनएल का टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस क्या रहेगा रुचित? आरवीएनएल में जो डबल बॉटम का पैटर्न बना है, अगर हम नो टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे भी बुलिश एंगल्फिंग है और उसका हिसाब से टारगेट्स लगभग 310 के आसपास बन रहे हैं। सो 300 से 310 की रेंज के टारगेट रेंज आरवीएनएल के लिए रखने चाहिए और 360 के नीचे के स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। कुल तो इस पे जो है, इस पे भी एक बार नज़र रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने रुचित? सॉरी यार, 360 के स्टॉप लॉस, सॉरी 320 के स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें। मैं थोड़े लेवल्स में कंफ्यूज हो गया था। ओके 320 के स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 360 के टारगेट्स आरवीएनएल। करेक्ट, यही 360 का टारगेट प्राइस, 320 का स्टॉप लॉस, इस पे नज़र रखिए। 2 रेलवे पिक्स जो है रुचित की तरफ से आया है। भारत फोर्स यहाँ पे शॉर्ट की राय कपिल की तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल पिक्स दोनों पे हमारी नज़र रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं। कपिल शाह हैं, रुचित जैन हैं और राजेश पालविया हैं, जो आपको तमाम शेयरों को लेकर गाइड कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में बाजार में थोड़ी सी हलचल बढ़ी है और निफ्टी 24,880 के आसपास है, 24,900 के हर्डल के करीब है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 80 अंकों के आसपास की हल्की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। आईटी वाले जो शेयर हैं, आज इन्होंने बाजार के मूड को अच्छा करने का काम किया है। इन्फोसिस करीब करीब 5% ऊपर, यानी कि इन्फोसिस में पिछले 4 सत्र में जो भी डैमेज हुआ था एक झटके में पूरी की पूरी भरपाई कर दी है। और उसके पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे शेयरों में आज बाइंग हो रही है। कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा साइडवेज है, लगातार अच्छी रफ्तार दिखाने के बाद। स्पेशली अगर हम ऑटोज की बात करें तो आज आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट ही देखेंगे। लेकिन राजेश जी, एक बार जरा ना इन्फोसिस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। इन्फोसिस मान लीजिए जिन्होंने अभी टीवी सेट खोला हो और देखा कि शेयर तो 5% ऊपर हो, उनको आप क्या गाइड करेंगे? गिरावट पर लेना है या फिर आपको लगता है कि तेजी कायम रहेगी और यहां से अभी और 5 से 10% के आसपास की गुंजाइश है शेयर में? तो देखिए, स्टॉक में जो एक मूड माहौल बदला है वो बायबैक के अनाउंसमेंट को लेके बदला है। तो हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा अपमूव तो आज बनते हुए दिखा है। लेकिन अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जो रेजिस्टेंस अब बना हुआ है वो करीब 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास रहेगा। वो है 1520 के आसपास का दायरा। तो जब तक ये अभी 1520 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो जो बड़ा शॉर्ट कवरिंग आना है वो उसके बाद ही ट्रिगर होते हुए दिखेगा। तो 1520 का टारगेट तो हमें लगता है कि आते हुए दिख सकता है, बट अगर उसके ऊपर निकलता है तो ही एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी एंड देन रियली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अदरवाइज ये 1520 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। तो जिन्होंने लोअर साइड पे लिया है उनके लिए अभी सलाह ये होगी कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करें, 1485 के आसपास ले आए स्टॉप लॉस और 1520 के आसपास इसको रिव्यू करें किस तरीके का मोमेंटम रहता है। अगर वहां पे फिजल आउट होते हुए दिखता है तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह रहेगी। को लेकर ये व्यू 1500 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। एक और शेयर जरा लेकर आइए जिसमें कि तगड़ी आज हम तेजी देख रहे हैं और ये कंपनी के साइज भी ठीक ठाक है। गुजरात फ्लोरो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका है और ये डे हाई के आसपास फिलहाल आपको शेयर दिखाई देगा। 8-9% ऊपर है, 3650 रुपए के भाव हैं। रुचि जी, गुजरात फ्लोरो वैसे तो पिछले अगर महीने भर में देखेंगे तो एक रेंज में ही कारोबार किया है।
आज इसने गियर शिफ्ट किया है, आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? और मान लीजिए किसी को अगर नई लॉन्ग ऐड करनी हो, एडवाइस आप करेंगे या फिर जिनके पास तेजी की पोजीशन ऑलरेडी है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके शेयर बने रहे? अभिषेक जी, आज के ट्रेडिंग सेशन में तो नो डाउट काफी अच्छा मूव वॉल्यूम्स के साथ है, बट हमने पहले भी देखा है कि काफी बार ये स्टॉक में ऐसा होता है कि एक आध दो दिन के मूव आते हैं बट फॉलोअप मूव्स नहीं रहते। सो आई थिंक फॉलोअप मूव देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक एक रेंज में रहा है जहाँ पे 3750 3780 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए। सो आई थिंक वो अगर सरपास होता है नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में, फॉलोअप मूव स्ट्रॉन्ग रहता है, तो हम सस्टेनेबल बेसिस पे ये तेजी को फिर एक्सटेंड करते होते हुए सोच सकते हैं 4100 की तरफ। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि नई पोजीशंस बनाने के लिए कल के दिन के ऊपर वो डिसीजन छोड़ दे, फॉलोअप मूव देके, और किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वो अपने पोजीशंस को अभी भी होल्ड कर सकते हैं, जिसमें 3400 के नीचे के स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, 3400 के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। गुजरात फ्लोरो के शेयर में 8% ऊपर ये शेयर है। हमने देखा था कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो कंपनीज हैं और ईएमएस वाली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली, जिसमें कि अंबर हो गया, डिक्सन हो गया, ये तमाम शेयर आते हैं, केनस्टेक वगैरह। आज अंबर के शेयर में फिर से हम देखने की फॉलोअप मूव आ रहा है। थोड़ी सी हमने कल कमजोरी देखी, लेकिन जो भी गिरावट कल हुई थी लगभग पूरी भरपाई शेयर ने आज के सत्र में कर दी। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। पिछले महीने भर में 12-13% के आसपास की रफ्तार ये शेयर दिखा चुका है अंबर का। अंबर एंटरप्राइजेज, कपिल भाई, क्या आपको लगता है कि और तेजी करनी चाहिए इसमें? क्योंकि अगर इस सेगमेंट में अगर आप तुलना करेंगे तो आपको कई सारी कंपनी से थोड़ा सस्ता भी दिखेगा ये, अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे जाएं तो। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जरा ये बताइए। जी, बेसिकली स्टॉक प्राइस नो डाउट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी काफी अच्छे थीम में है, और इसमें भी डिक्सन अंबर काफी उस पैक में लीड हुए हैं। स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हुआ है, लेकिन कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर में 7900 के अराउंड 2 से 3 बार नीचे में टर्न हुआ है, और अभी भी कल भी स्टॉक प्राइस वही लेवल से नीचे में टर्न हुआ था। तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन एज एन एडिशनल कंफर्मेशन बेहतर रहेगा कि जब भी स्टॉक 7900 के लेवल के ऊपर निकल जाए तब एक अच्छा फिर से एक फ्रेश ट्रेंड रिज्यूम होने के चांसेस अच्छे बनते हैं। तो 7900 के ऊपर फ्रेश बायकॉल बन सकता है। एक फ्रेश बाई कॉल जो है बन सकता है एम्बर एंटरप्राइजेस से। और थोड़ी देर पहले रुचित के साथ हम गुजरात फ्लोरो भी डिस्कस कर रहे थे। एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन में भी जो अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। ये दोनों स्टॉक्स भी जो आप देखें एक ही जो है मॉलिक्यूल्स में जो है लार्जली डील करते हैं। तो एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन, इन दोनों स्टॉक्स को देखें, ये भी जो है अच्छी अप मूव दे रही है। रोहन हमारे साथ जुड़ रहे, थोड़ी केमिकल स्पेस पे डिस्कशन करना चाहूँगा, खास करके जो रेफ्रिजरेंट गैस प्लेयर्स हैं। इनके ऑफकोर्स यूएस को लेकर थोड़ा इशू ज़रूर है, एक्सपोर्ट्स को लेकर, लेकिन जो डिमांड है रेफ्रिजरेशन का और जिस तरह ये अपने कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं, नवीन फ्लोराइन लीजिए या R32 के जो कैपेसिटीज़ आ रहे हैं, और इवन एसआरएफ, दोनों डेज हाई लेवल पे। एक बार केमिकल स्पेस में रेफ्रिजरेशन स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? गुजरात फ्लोरो भी जो है थोड़ी देर पहले रुचित ने बताया था स्टॉक 8% ऊपर है। तो यहाँ पे फंडामेंटली क्या जो है पॉजिटिव ट्रिगर्स लग रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून। See, 100% दैट इज अ वेरी क्लियर पॉइंट कि एक बड़ा कंसोलिडेशन से नियरली 4 to 5 years के बाद ऑल द केमिकल कंपनी स्टार्टेड टू रिबाउंड। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी एसआरएफ है, नवीन फ्लोरिन है, वहाँ पे बहुत एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी हो गया है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कंपनीज विच आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू स्पेशलिटी केमिकल येट, बिकॉज सीजनलिटी से कभी कभी ये होता है कि जैसे सीजन ड्रॉप हो जाती है अगेन द मार्जिन गेट्स इनटू प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारी यूजी एक्यूटस दैट इज एक्स अमी ऑर्गेनिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लस सेमीकंडक्टर प्ले, प्लस अ वेरी क्लियर कंपनी ऑन टू केमिकल साइड, स्पेशलिटी केमिकल साइड। सो वहाँ पे हमारा है। बाकी ऑफ कोर्स नवीन फ्लोरिन इज अ ग्रेट कंपाउंडर, बट एक्यूटस में आउट परफॉर्म मार्केट हायर देन एनी अदर स्ट्रक्चर्ड डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनीज। केमिकल कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन, तो उस पर भी जो है नज़र हमारी बनी हुई है। और देखें आज जो है रेफ्रिजरेंट गैस प्लेयर्स में जो है हर जगह जो है मोमेंटम आ रहा है। फार्मा स्पेस से जो है ऑफकोर्स हम बातचीत कर रहे थे कि एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, और ग्लेनमार्क फार्मा पे भी जो है बहुत खरीदारी की राय देखने मिल रही है। जिस तरह एबवी करके कंपनी है जहाँ से इनको $700 मिलियन का जो है पेमेंट भी जो है अपफ्रंट आ रहा है। स्टॉक में अच्छी मोमेंटम बनी हुई है, स्टॉक 3% ऊपर है। आप सबसे पहले राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ से भी अप मूव देखने मिल सकता है, या कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, पोजिशनल सेटअप आया है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें?
तो शरद जी देखिए, ग्लेनमार्क का ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है जरूर। हमने पिछले महीने में एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखा था हायर साइड से, लेकिन लुकिंग एट द नियर टर्म स्ट्रक्चर आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड वापस यहाँ पे रिज्यूम होते हुए दिख रही है, और हमें लगता है ये बहुत जल्द वापस स्टॉक 2200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। एंड देन फाइनली ये स्टॉक में हमें लगता है न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी भी बहुत जल्द आते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है स्टॉक के। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मंथली चार्ट में देखें तो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है 2140 2150 ये लेवल जैसे ही सरपास होंगे स्टॉक में, तो ये स्टॉक में फिर हमें लगता है 2250 तक के अप मूव भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। और वहीं हम देखें तो फार्मा एज ए पैक भी अगर हम देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस लौटते हुए देखने को मिला है काफी स्टॉक्स में। तो हमें लगता है एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ग्लेनमार्क बने रहना चाहिए। करंट लेवल से 2070 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल करें और पोजीशन को होल्ड रखने की सलाह है। टारगेट प्राइस 2250 तक है और स्टॉप लॉस 2070। फार्मा स्पेस निफ्टी फार्मा इंडेक्स डेज हाई पे है और ग्लेनमार्क फार्मा की जो चॉइस राजेश जी की तरफ से आ रहा है। लेकिन चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जो है ऑप्शंस के चैंपियन और मार्केट से 3 हम लेके आएंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और बाजार की देखे चाल तो अभी भी जो है स्टेबल है, 24,850 के ऊपर निफ्टी है। तेज़ी की जो है रुख बनी हुई है, बट एक छोटे दायरे में है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है आप कहेंगे नेट जो है गिरावट की जो आई है, लेकिन थोड़ी रिकवरी के अटेम्प्ट की, लेकिन बहुत ही छोटे दायरे में निफ्टी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस भी जो है फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं और नेपाल में जो है जो सिविल अनरेस्ट जो थोड़ी सी देखने मिल रही है, और यहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा भी दे दिया है। ओ शर्मा ओली इनका नाम है। और अभिषेक, नेपाल और भारत के साथ तो ऑफकोर्स ट्रेड है ही, तो सिर्फ एफएमसीजी और बीएफएसआई सेगमेंट में ट्रेड है या कोई कंपनीज में कुछ स्ट्रेस आना चाहिए अगर एक्सपोजर की बात करें? क्योंकि सिविल अनरेस्ट जो है जेनजी का इश्यूज आ रहा है, ये सोशल मीडिया बैन को लेके तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जो करप्ट प्रैक्टिसेस है नेपाल में उसको देख के ज़्यादा लग रहा है। लेकिन भारत बहुत क्लोज है, स्पेशली बिहार यूपी साइड से तो डायरेक्ट जनरल ट्रेड भी आता है। ये मुझे भी पता है पर्सनली, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई भी किया था नेपाल के पास। और लगभग आप कह सकते हैं 8 से 10 साल जो है हमने देखा कि अपोलो या इवन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का मूव आता है। क्या ज़रा कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा क्या भारतीय कंपनी में जिनका नेपाल का एक्सपोजर है? नहीं शरद, देखिए इसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं इनके टोटल वॉल्यूम में बहुत छोटा हिस्सा होगा, और वो कितना इम्पैक्ट आएगा ये हम बाद में इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि थोड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है थोड़ा बहुत बीच में, लेकिन ये है कि ये पॉलिटिकली बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, काफ़ी चीज़ों के लिए हम पर निर्भर है, और भारत के साथ जब रिश्ते थोड़े से तल्ख होते हैं नेपाल के, तो हम देखते हैं कि नेपाल की ज्योग्राफी ऐसी है, या वहाँ पर जो हमने ट्रेंड देखा है कि थोड़ा उनका झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता है। तो ये इन चीज़ों के चलते अब ये फोकस में है। केपी ओली जो कि प्रधानमंत्री हैं, नेपाली कांग्रेस के से आते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा हमने वहाँ पर देखा कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, जल आपूर्ति मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो ये लगातार, और ये कैबिनेट भी भंग कर दी गई है। कुछ कंपनीज हैं, बस हम मेंशन कर दे रहे हैं कि किनका कारोबार है। स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप देखेंगे बजाज ऑटो, डाबर, आईटीसी, टाटा मोटर, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, एसबीआई, आईसीसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, थोड़ा बहुत कारोबार है। कुछ डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, कुछ उन्होंने वहाँ पर पार्टनरशिप कर रखी है, इसके चलते ये कारोबार होता है। एसबीआई ने बैंकिंग सेवाओं और रेमिटेंस के लिए नेपाल में एक उनका अपना ब्रांच भी खोला है, उस पर थोड़ा असर आ सकता है। मारुति सुजुकी की वहाँ पर ऑथराइज डीलरशिप है बाकायदा, उसके जरिए अपनी गाड़ियों की बिक्री करते हैं। बजाज ऑटो की बात करें, इनके भी जो होल्ड है नेपाल में अच्छे खासे स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक ने भी करार किया हुआ है। टाटा ग्रुप कंपनीज का भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर वहाँ पर है। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो पार्टनर नेटवर्क्स के जरिए ये कंज्यूमर फाइनेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। तो ये कंपनीज हैं, उनका काम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। बट ये कि हाँ, नॉलेज के लिए भी कई बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो उस लिहाज से ये कंपनीज की सूची स्क्रीन पर है, जिन पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मोमेंट्री इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसी चिंता की बात इस चीज़ के लिए है नहीं। क्योंकि हमारे देखिए
24 करोड़ अकेले तो हमारी यूपी की जनसंख्या है, और अगर आप उससे तुलना करेंगे तो उससे भी कहीं छोटा वो देश है, और जनसंख्या भी काफ़ी सीमित है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, ज़्यादा घबराने की उससे बातचीत नहीं है। ज़्यादा घबराने की बातचीत नहीं है। हमारे नेबर हैं और हमारे बहुत सारे नेबर्स के जो सिविल अनरेस्ट आ रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पे जो है सिविल अनरेस्ट नहीं है और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन रुचित, एक बार आपसे जो है बातचीत करना चाहेंगे, और माफ़ करिएगा, हाँ कपिल एक बार एफएमसीजी स्पेस पे भी बात कर लेते, क्योंकि एफएमसीजी का थोड़ा एक्सपोजर भी था जो मैं और अभिषेक बात कर रहे थे, लेकिन आईटीसी मेरे नज़र पे आ रहा है। स्टॉक पे थोड़ी मोमेंटम ज़रूर आई है, बहुत सारे जो है जो सेस की बात हो रही है, और फिर आप कह सकते हैं 40% का जीएसटी टैक्स लगेगा, लेकिन सेस अभी नहीं लग रहा है। ये सारे न्यूज़ फ्लोज जो है फैक्टर्ड इन हो गए हैं। एक बार आईटीसी का चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आएँ, और ये जो है हमेशा एक रेंज में फंस जाता है, 420 430 के बाद वापस नीचे आ जाता है। आईटीसी के चार्ट्स पे एक बार नज़र डालते हैं। कपिल, ज़रा बताएं क्या व्यू रहेगा, अभी 410 पे है, कंसोलिडेशन फेज पे ही रहेगा कि आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकता है? जी, बेसिकली मैं जब भी चार्ट देखता हूँ तो जो चार्ट पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस होती हैं जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का एक व्यू रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन। तो जब भी मूविंग एवरेज का रुख थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है या फिर साइडवेज टू नेगेटिव तरफ होता है, तो उस टाइम पे स्टॉक की जो टेंडेंसी होती है वो मीन रिवर्जन वाली ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई स्टॉक में कोई मूव आ भी जाता है तो जल्दी से वो रिवर्ट कर देता है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर मुझे आईटीसी का यहाँ पे देखने मिल रहा है कि मूविंग एवरेज सभी की सभी सिकुड़ सी गई हैं, काफी रेंज बाउंड स्टॉक ही रहा हुआ है, और बीच में कुछ दिनों से हमने एक अपसाइड मोमेंटम देखा था, लेकिन जो इसके 430 के रेजिस्टेंस से वहां से स्टॉक में बाद में फिर से नीचे में रिएक्ट किए हुए हैं। तो एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ खास लुक्रेटिव ट्रेड तो समझ में नहीं आ रहा है, और ब्रॉडर रेंज स्टॉक की कहाँ पे 430 से 405 की बनी हुई है। और अभी नज़र में आ रहा है निफ्टी बैंक लाल निशान में थोड़ी देर के लिए चला गया था, अभी अभी आया। एक बार निफ्टी बैंक पे एक बार नज़र डालें राजेश सर। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी लाल निशान पे आ चुका है। एक बार एचडीएफसी बैंक पे आपकी व्यू लेना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो 3-4 सेशन में जो स्ट्रेंथ ज़रूर दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है डेज लो पे आ गया 965 पे। अब लार्जली जो है हम कहेंगे कि थोड़ी सी डाइवर्जेंस आ गई है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में, लेकिन कुछ खास जो है ट्रेड तो नहीं लग रहा है बन रहा है। लेकिन आप पे क्या व्यूज़ रहेगा राजेश सर एचडीएफसी बैंक पे, देखिए अभी लाल निशान पे? तो शरद जी देखिए, बैंक निफ्टी भी अभी भी 54,300 54,400 की ट्रेजेक्ट्री को कंफर्टेबली क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया है। मल्टीपल अटेम्प्ट होते हुए भी हमने देखा कि स्टॉक बैंक निफ्टी में एक हायर साइड पे सप्लाई बना हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज के बैंक्स का कंट्रीब्यूशन अभी भी यहाँ पे एब्सेंट है। जरूर थोड़ा सा रिकवरी का साइन एचडीएफसी बैंक में बनते हुए दिखा था, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, और आज वापस से जिस तरीके से हायर साइड पे सप्लाई बना है तो स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस एरिया से ही फिसलते हुए दिख रहा है। तो इसके लिए मेजर चैलेंजिंग लेवल ऑन द हायर साइड वो 985 980 85 के आसपास है। जब ये लेवल सरपास होंगे तो फिर यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। टिल द टाइम 980 के लेवल क्रॉस नहीं होते ये स्टॉक थोड़ा भी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा विथ मिक्स बायस ऑन द डाउन साइड। 950 के आसपास इसके सपोर्ट है, तो 950 से 980 हमें लगता है कुछ समय के लिए रेंज रहेगी एचडीएफसी बैंक के लिए, और आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से फिर बड़ी डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड करते हुए देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल इस पे जो है ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है अपनी गेंस गिव अप कर दिए हैं 4 दिन की स्ट्रेंथ के बाद। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है टेक्निकल कॉल्स और अहम रिसर्च आपके सामने लेके आएंगे। बाजार में हम देखें कि रेंज का ही कारोबार हो रहा है, और निफ्टी बैंक ने अपने सारे के सारे गेंस को गिव अप कर दिए हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े वेटेज वाला शेयर है एचडीएफसी बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है। 4 सत्र की छोटी छोटी तेजी हुई थी, आज भी शेयर ऊपर था, लेकिन अब ये लाल निशान में आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ले देखिए मामला आज का ये है कि आईटी शेयरों के भरोसे ही बाजार अपने गेंस को होल्ड कर रहा है 0.25% के आसपास की। निफ्टी बैंक में अभी हमने लाल निशान भी देखा,
15-20 अंकों की हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है और सुबह के सत्र में जो हमने देखा था कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहतर था, वो हो गया है कमजोर। 1450 शेयर नरमी वाले हैं और 1350 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टिल्ट है, बेयर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है बाजार में। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि एक खबर आ रही है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई की 3 प्राइम लोकेशंस के लिए बोली मंगवाई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास और कितनी बड़ी है ये खबर? रेलवे ने मुंबई में 3 प्राइम लैंड जो हैं उसके डेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी किया है। ये जो जमीन है ये प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, जैसे महालक्ष्मी, परेल और बांद्रा ईस्ट। सूत्र ये बता रहे हैं कि इन तीनों ही एरिया में जो जमीन उपलब्ध है, अच्छी खासी साइज पे जो एरिया है, उसके लिए कई टॉप नॉच जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा या इंटरेस्ट जताया है। मसलन अडानी रियल्टी, हीरानंदानी, गोदरेज, यही नहीं रहेजा डेवलपर्स, लोरा डेवलपर्स, इन्होंने भी इन एरियाज के लिए, इस लैंड पार्सल के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया है। अगर लैंड साइज की बात करें तो महालक्ष्मी एरिया में जो लैंड उपलब्ध है वो तकरीबन 10,500 स्क्वायर मीटर का है। बांद्रा वाली जो प्रॉपर्टी है रेलवे की वो तकरीबन 45,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की है और परेल वाली 23,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की ये लैंड पार्सल उपलब्ध है, जिसका रेलवे कमर्शियल या यूं कहें कि मिक्स्ड यूज देख रही है, जिसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट देख रही है। रेलवे का मानना है चूंकि लॉन्ग टर्म लीज मुहैया कराई जाएगी 99 साल की, लिहाजा इसमें इंटरेस्ट के लिहाज से कई बड़े प्लेयर आएंगे और इससे रेलवे की जो रेवेन्यू है वो भी अच्छी खासी बढ़ेगी। जो रिजर्व प्राइस रेलवे ने इसके लिए रखा है वो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। फिलहाल 9 तारीख को एक प्री बिड मीटिंग हुई है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक इन बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स के अलावा कई और लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए इस टेंडर के लिए जो भी बारीकियां हो सकती हैं, सवाल जवाब हो सकते हैं, वो रखा है सामने। हालांकि बिड ओपन होने की अलग अलग तारीखें हैं, मसलन एक को 14 अक्टूबर, एक की तारीख है 3 नवंबर और 14 नवंबर की तारीख है। रेलवे का मानना है कि चूंकि ये प्राइम लोकेशन है जिसमें हर लिहाज से दोनों के लिए ही, रेलवे के लिए और रियल एस्टेट डेवलपर के लिए एक विन विन सिचुएशन है, लिहाजा रेलवे को इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा और रेवेन्यू भी आने वाले वक्त में काफी हद तक वो बढ़ा सकेंगे। समीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तमाम जो वहाँ के डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो रेस में हैं। देखते हैं कि किसके हाथ लगती हैं ज़मीनें ये। तो आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट आएगी इसको हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन एक और बाज़ार में स्पेस है जहाँ पर आज हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं और वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का। आप देखेंगे इटर्नल आज कमज़ोर है, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आप देखेंगे। इसके अलावा पेटीएम कमज़ोर है, डिलीवरी के शेयर में हम कमज़ोरी देख रहे हैं, नायका के शेयर में कमज़ोरी इस वक्त आप देखेंगे। तो ये तमाम स्टॉक्स आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं, न्यू एज वाले जो शेयर हैं। राजेश जी, कहीं आपके नज़र गई है जहां पर आपको लगता है कि वीकनेस और गहरा सकती है और शॉर्ट करके कहीं पैसे बनने की अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो सारा आप जरा बताइए वो। तो देखिए, एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर होते हुए दिख रहा है न्यू एज स्टॉक्स में। बीट, इटर्नल, नायका, ये सारे स्टॉक्स आज थोड़ा करेक्शन दिखाते हुए दिख रहे। बट अगर इनके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये सेटअप तो अभी भी बुलिश ही है। इटर्नल में 315 318 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट है। हमें लगता है वहाँ पे ये गिरावट थमते हुए दिखने चाहिए। अगर हम नायका की बात करें तो नायका ने भी जिस तरीके से करेक्शन दिखाया है, तो हमें लगता है कि ये करेक्शन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती वापस 235 230 के जोन में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी नायका में भी बाय करने की। क्योंकि अगर इसके ओवरऑल वीकली मंथली स्ट्रक्चर देखें तो एक अभी भी बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। यहाँ अभी शॉर्ट तो नहीं बनता है क्योंकि स्ट्रेंथ तो अभी भी है नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे। नायका में बाय ऑन डिप्स करने के लिए मौके बनेंगे। 240 रुपए के आसपास का भाव है। नायका के नंबर्स अच्छे आए थे और नंबर्स आने के बाद हमने देखा कि शेयर ने एक रनअप दिखाया। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल करना है खरीदारी करने के लिए, ऐसा राजेश जी का व्यू है। 2.5-3% शेयर ये नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो आपके लिए आकर्षक शानदार मौके कहां पर है बाजार में, जानेंगे अपने आज के ऑप्शंस के, इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियन से। हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन से शेयर पर आपकी नजर गई है और स्ट्रेटजी क्या होगी?
तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, और इंडिविजुअल काउंटर्स में कुछ काउंटर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो पहला काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज आदित्य बिरला कैपिटल। अगर आप देखें काउंटर काफी स्ट्रांग रहा है, 20 जन्मा के आसपास ही काउंटर सपोर्ट देता है और वहां से रिकवरी दिखाती है। और अब तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का आज का डेवलपमेंट है और स्पेशली ऑप्शंस एक्टिविटी जहाँ पे जो पुट राइटर्स है वो शिफ्ट हो गए 280 285 के स्ट्राइक में, उससे देख के लगता है करके कि पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ से हम फ्रेश रिकॉर्ड हाईज देखें आगे चल के। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 295 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। स्टॉप लॉस इसमें 4.5 का लगाना है, टारगेट 9 का रहेगा। अभी अराउंड 6 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ ही बाय करने की सलाह होगी। एज पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 9000 तक का। ठीक है, एबी कैपिटल थोड़ा समय जरूर बिता रहा है 300 रुपए के आसपास, लेकिन इस शेयर ने भी अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और अगर आप ऑप्शंस का रूट लेना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी आपकी स्क्रीन पर है। 295 वाली कॉल खरीदनी है 6 रुपए के भाव पर इन द मनी, लक्ष्य 9 रुपए का, स्टॉप लॉस 4.5 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है इसमें। 9000 अधिकतम मुनाफा हो सकता है। अधिकतम नुकसान की बात करें प्रति लॉट के हिसाब से तो वो हो सकता है 5000 रुपए का। तो एंट्री एग्जिट बहुत सोच समझ के और स्टॉप लॉस का कड़ाई से फॉलो करना है जब भी आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, क्योंकि थोड़ा जोखिम वाले सौदे तो होते हैं। कम पैसे में अगर आप बड़ा मुनाफा करना चाहते हैं तो रिस्क वहां पर इन्वॉल्व होता है, उसका ध्यान रखे ही आपको कोई ट्रेड लेना है। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 लेकर आएंगे, यानी कि अब तक का, यानी कि 3 बजे तक का बाजार का लेखा जोखा होगा और अपने एक्सपर्ट से कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग के आइडियाज BTST SCBT में जानेंगे, आप कहीं जाएगा। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। बाजार की देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ ज़्यादा मूव नहीं देखने मिल रहा पिछले 1 घंटे से। निफ्टी बैंक भी जो है आप ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, 50 पॉइंट ऊपर है। हालांकि HDFC बैंक से जो है थोड़ा सपोर्ट कम ज़रूर हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस की भी कहानी यही है। लेकिन चलिए हम हमारे खास सेगमेंट मार्केट्स एट 3 पे चलते हैं। तो मार्केट्स एट 3 में हमारे साथ आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं क्या स्टॉक्स है आपके नज़र में? गुड आफ्टरनून शरद। अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आज जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है IT का। लगातार 5 दिन गिरावट के बाद आज IT शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में करीब देखिए 5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है। इन्फोसिस, विप्रो में भी 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं टेक महिंद्रा में भी 2.5% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें तो रेलटेल का शेयर देखिए, बिहार एजुकेशन काउंसिल से 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और 5% ऊपर कारोबार कर रहा है शेयर। औसत से करीब 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। उसी सेक्टर से टीटागढ़ में भी 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से 5 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन का शेयर देखेंगे तो 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है और 4 गुना ज़्यादा औसत से यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो TCS पर खबर आई है, कंपनी ने फ्रांस की CEA के साथ करार किया है और ये जो करार है वो AI रिसर्च और इनोवेशन के लिए कंपनी ने किया हुआ है। हरे निशान में आज कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। इसके अलावा NBCC की बात करें तो NMRDA के साथ नागपुर के डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने करार किया हुआ है। NMRDA यानी कि नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर चुना है। आज शेयर में हल्की सी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो CESC पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है वो दिया है 203 रुपये का। साथ ही साथ 3 गीगावाट सोलर सेल में कंपनी की करीब 3000 करोड़ निवेश की यहाँ पर योजना है। इसी के चलते आज 2% के आसपास की तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आनंद, आपने जो है सारे स्टॉक्स को जो है लिस्ट आउट कर दिया हमारे दर्शकों के लिए।
आप रोहन, आपसे एक सवाल रहेगा एथनिक स्नैक्स को लेके, जो नमकीन की सेगमेंट होती है, जहाँ पे हमने देखा कि प्राइवेट इक्विटी स्पेस में डील्स आ रहे हैं। हल्दीराम्स के प्राइवेट इक्विटी डील आई, न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि बालाजी वेफर्स 10% स्टेक अपने पी को बेचेंगे 40,000 करोड़ के वैल्यूएशन में। मैं इन स्टॉक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, इन कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लिस्टेड प्लेस भी हैं। खास करके गोपाल स्नैक्स की मैं बात करना चाहता हूँ, 5% स्टॉक ऊपर है। और यहाँ पे उत्तराखंड और कर्नाटक में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। स्टॉक पे एक बार नज़र डालें, देखिए स्टॉक डेज हाई पे 5% ऊपर है। और तो रोहन, एक बार ज़रा आपको एथनिक स्पेस पे जो है, जो एथनिक स्नैक्स पे जो है आपकी राय जानना चाहता हूँ। गोपाल स्नैक्स भी है, बीकाजी फूड्स भी है। बीकाजी हालांकि गिरा हुआ है स्टॉक, क्योंकि ईडी समन आया तो दो घंटा पहले एक्सचेंज फाइलिंग में भी ये न्यूज़ फ्लो आया था। गोपाल स्नैक्स, बीकाजी फूड्स और पूरे जो एथनिक स्नैक्स का सेगमेंट है पूरा भारत में रीरेट हो रहा है धीरे धीरे करके। आपको यहाँ पे कौन से स्टॉक्स जो है लिस्टेड स्पेस में अच्छे लग रहे हैं और ये इंडस्ट्री के क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं? नहीं, ये एकदम सेगमेंटेड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से लेके सब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आ रहे हैं, फ्रॉम एज हल्दीराम हो गया, या हल्दीराम बालाजी न्यूज में है। और ये बहुत बड़ा स्पेस है और इंडियन स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा कंपटीशन देता है इंटरनेशनल प्लेयर्स को। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ डबल डिजिट ग्रोथ, पर एज ऑफ नाउ एज कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर ऑन एन इन्वेस्टिंग पॉइंट अभी भी हमारे पॉइंट पे कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं लग रहा है। बिकाजी वॉज देयर, पर बिकाजी हमको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है ये वैल्यूएशन पे। सो एज ऑफ नाउ वी आर वेट एंड वॉच ऑन टू इट। गोपाल भी ठीक है बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है वो लो एंड सेगमेंट पे। सो लेट अस सी कि जब हल्दीराम या बालाजी आता है तब ये कैसा करता है। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच पे जो है नज़र ज़रूर बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो एथनिक स्नैक्स का जो है सेगमेंट है, यहाँ पे हमने जो है मोमेंटम देखा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स भी जो है सजेस्ट कर रहे हैं। खास करके फिनिक्स मिल्स पे जो है मेरी नज़र है थोड़ी बुलिश एनगल्फिंग जो है आप मूव आ रही हो। 2-3 सेशन से जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ आया है। डायरेक्टर साहब अगर फिनिक्स मिल्स का चार्ट लगाएं, डेज हाई पे है, 1.5% स्टॉक ऊपर है। राजेश सर, एक बार फिनिक्स मिल्स की चार्ट चेक देख के स्ट्रेंथ तो आ रहा है, और जिस तरह फेस्टिव सीजन देखने मिल रही है, फुटफॉल्स पे भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो ज़रा बताएं आपकी क्या व्यू होगी फिनिक्स मिल्स पे? तो शरद जी देखिए, स्टॉक में जो वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन बन रहा है वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक ने ब्रीफली यहाँ पे ब्रेकआउट भी रजिस्टर किया है, बट यहाँ पे थोड़ा फॉलो अप बाइंग एक्शन अभी मिसिंग है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, स्टॉक एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जैसे ही स्टॉक में 1580 1590 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छी रैली अनफोल्ड होते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 1650 1700 की तरफ। तो फिनिक्स लिमिटेड पे सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1520। और जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ रहे, इंटेक्ट रहे, तो हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले, एंड देन 1650 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 1650, टारगेट प्राइस रहेगा फिनिक्स मिल्स के लिए, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। और दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, स्टॉप लॉस होगा 1520, टारगेट प्राइस 1650। राजेश सर की जो है अहम व्यूज़ आ रही है। लेकिन एयर इंडिया की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है। थोड़ी देर पहले मैं और अभिषेक डिस्कस भी कर रहे थे कि ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर जो है नेपाल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एयर इंडिया की जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रही है कि हर हालत पे नज़र है और यात्रियों की जो सुरक्षा पहली प्राथमिकता, यानी कि जो रूट्स है दिल्ली काठमांडू के रूट्स, उन उड़ानों को आज के लिए रद्द कर दिया गया। अब ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये सिर्फ आज के लिए अनाउंसमेंट है, आगे क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, अभी जो है जिस तरह सिविल स्ट्रेस देखने मिल रहा है नेपाल में, उसके कारण जो है ये निर्णय लिया गया है एयर इंडिया की तरफ से। चलिए, इसके अलावा जो है हमारे साथ अमरदेव सिंह जुड़ रहे हैं। अमरदेव जी, आपसे जो है हम खास टेक्निकल पिक्स लेने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं हम। तो नैरो रेंज है बाजार की। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 24,900 के थोड़ा सा पहले आके रुक जा रहा है, थम जा रहा है, और जो तेजी है वो भी करीब करीब 90-95 अंकों तक सीमित है, यानी कि आधे % से भी कम। निफ्टी बैंक मामूली तेजी 40 अंकों की, और निफ्टी बैंक की जो कह सकते हैं कि बेरुखी है, ये निफ्टी को भी परेशान करने का काम कर रही है।
एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरदेव सिंह। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके ट्रेड्स जान लेते हैं और लगे हाथ जरा ये भी बता दीजिएगा क्या वो BTST STBT के लिए भी वैलिड होंगे? जरूर। तो पहला जो स्टॉक जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो ग्लेनमार्क फार्मा है, फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल स्पेस। तो इसमें हम लोगों ने एक अच्छी खासी रैली देखी थी और फिर स्टॉक ने जो है एक 2300 रफली 2300 का एक हाई बनाया, उसके बाद करेक्शन टुवर्ड्स 1900 तक वो आया। आज उसमें काफी अच्छी हमें तेजी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल यदि मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, और कुछ कंसोलिडेशन के बाद, बिकॉज यदि मैं इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो 2050 2070 जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, और डेली चार्ट्स पे भी सम ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स हैव टर्न पॉजिटिव। तो इस स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है, तो इसमें BTST भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स इस पे बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 2205 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2047। और दूसरा जो स्टॉक है वो IT स्पेस से है, क्योंकि IT में काफी बीटन डाउन जो स्टॉक्स हुए हैं, जो मेजर आई वुड से लाइक TCS, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स में US कंसर्न्स के कारण सेलिंग हमें देखने को मिली है। पर जो करंट लेवल्स है वहां से एक पुल बैक हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये सब लेवल्स पे स्टॉक सपोर्टेड रहेंगे। तो टेक महिंद्रा एट करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है 1490 1495 लेवल्स पे। स्टॉप लॉस इसमें 1453 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1557। 5057 ये टारगेट होगा टेक महिंद्रा के लिए, और ग्लेनमार्क के लिए जो टारगेट है वो है 2205 रुपए का, 2047 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है। एक बार गुजारिश करेंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब से कि टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल आप डाल दें ताकि दर्शकों को थोड़ी सुविधा हो जाए लेवल्स को नोट करने में, जानने में। एक और शेयर है जिस पर हमने पिछले एक महीने में बड़ी ताबड़तोड़ रफ्तार देखी है, और शेयर का नाम है जाइडस वेलनेस। एक इन्होंने एक्विजिशन भी किया था, फर्स्ट एवर एक्विजिशन इन्होंने, और उसके बाद हमने देखा था यूके की कंफर्ट क्लिक को खरीदने के बाद शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी उस पर कोई ब्रेक लगा नहीं। आज के दिन में भी ये करीब करीब 3% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। राजेश जी, जाइडस वेलनेस में आपको लगता है कि तेजी अभी रुकेगी नहीं और अभी ये शेयर चलेगा, क्योंकि 52 वीक हाई के आसपास तो है शेयर, ये कितनी अपसाइड आप यहां से देख रहे हैं? तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग जाइडस वेलनेस में देखने को मिली। ये 4th वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी तेजी के साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। पिछले वीक में तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक अच्छा रैली अनफोल्ड होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अपने वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है। 2550 2600 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह रहेगी स्टॉक में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 2430 रुपए के आसपास। 2430 रुपए का स्टॉप लॉस होगा जाइडस वेलनेस के लिए, इसमें आप अभी भी बाइंग कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक तो लेना है, लेकिन अमरजीत जी आपसे एक प्रश्न होगा रेलवे शेयरों को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर अच्छी न्यूज आ रही है वहां पर बाइंग हो रही है। आज हमने रेलटेल में राइट्स में तेजी होते हुए देखी। कितने कन्विंस्ड हैं आप रेलवे स्टॉक से, और क्या ये वो सेगमेंट है जिसमें हम लंबी अवधि का सोच के बाइंग करें और पैसे बनाएं? यदि मैं रेलवे स्टॉक से बात करूं तो बीटन डाउन तो सेक्टर जरूर रहा है, मतलब इसमें हम लोगों ने एक सेलिंग काफी देखी है। चाहे वो रेलटेल की बात करूं तो 487 365 के आसपास, तो एक बाउंस बैक जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिसेंट लो बना था अभी 330 का रेलटेल का, वो काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो जो मीडियम टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं कर सकते हैं फॉर एन अपसाइड ऑफ टुवर्ड्स 430 440। और दूसरा यदि मैं रेल विकास निगम की बात करूं तो इसमें भी सिमिलर ही हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 500 प्लस से करेक्शन अभी दिखा था, तो ये सब काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो इसका भी 300 310 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक पुल बैक एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि रेल विकास निगम समवेयर अराउंड 380 400 पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू रखें रेलवे स्टॉक्स में, और जहां पर पैसे बनाने के मौके हैं वो आपको अमरदेव जी ने बता दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे
तो BTST STBT ट्रेड्स पर फोकस करेंगे और एक और शेयर पर व्यू लेंगे, वो है रैलिस इंडिया। 400 रुपए के आसपास गया, फिर से घूम फिर के 350 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। क्या और क्रैक होगा, इस पर व्यू लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। Confused by the market noise? Benchmark your commodity trade with Bigmint's trusted price indexes. We know the pulse of the market. Real data, real markets. We are IOSCO audited. We have robust market methodology. Bigmint, trust the price. Trade with confidence. क्या आपको पता है, आपकी कमाई आपको कमाकर भी दे सकती है। नया घर खरीदना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खुद का रिटायरमेंट, सारे फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कैसे करें? मैं कविता थपलियाल। मेरा मकसद है आपको एक समझदार और जागरूक निवेशक बनाना, और मैं यहाँ हूँ आपका साथ देने के लिए। तो मिलते हैं ET Now स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में निफ्टी बिल्कुल एक टाइट रेंज में है और गेंस भी है, ऐसा नहीं कि कोई बढ़ रहे हो या फिर कम हो रहे हो। 90 अंकों की तेजी हम करीब 1.5 घंटे पहले भी देख रहे थे और अभी भी आपको वही लेवल दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक लैकलस्टर परफॉर्मेंस, 22 अंकों की हल्की तेजी पर इस वक्त आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ये बाजार की है पिक्चर। लेकिन एक शेयर जो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे, रैलिस इंडिया, एक बार राजेश जी इसका चार्ट आप चेक करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 385 तक ये शेयर गया और वहां से अभी मेजर क्रैक आया है पिछले कुछ मिनटों में। आप देखिए डे लो पर ये शेयर है। क्या शॉर्ट के मौके हैं रैलिस में? तो देखिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हायर साइड पे होते हुए तो दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज को अब ब्रेकडाउन लोअर साइड पे करते हुए देखने को मिला है, तो यस थोड़ा यहाँ पे करेक्शन बढ़ते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक अब 350-52 के नीचे ही सस्टेन करता है, तो हो सकता है पॉसिबली ये स्टॉक का करेक्शन बढ़ते हुए दिखे, देन 320-315 की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे जब तक ये 350 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। हालांकि स्टॉक F&O में नहीं है, तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपके पास डिलीवरी नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है वो एक बार एग्जिट कर सकते हैं या पार्शियल बुक करें। हमें लगता है थोड़ी गिरावट और बढ़ते हुए दिखेगी। गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखेगी रैलिस इंडिया के शेयर में। 4.5% के आसपास की कमजोरी हम फिलहाल शेयर में देख रहे हैं। लेकिन चलिए लगे हाथ एक काम करते हैं, BTST STBT के ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज पर जाएंगे, क्योंकि नया आईफोन आने वाला है, तो उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स शरद के पास हैं, वो समझेंगे। लेकिन अमरदेव जी फटाफट जरा अपने BTST या फिर STBT के ट्रेड्स बता दीजिए। तो मैंने कहा कि फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा है, उसके बारे में मैंने बात की। तो ग्लेनमार्क फार्मा को एक BTST की तरह भी ट्रेड की तरह देखा जा सकता है, और साथ में इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, बिकॉज जिस तरह की मोमेंटम हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है। और जैसा मैंने कहा था कि जो डेली पे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो काफी समय तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद पॉजिटिव हुए हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यदि मैं देखूं तो दे आर ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसमें बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 2205 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2047। ठीक है, ग्लेनमार्क पे ही भरोसा है 2205 के टारगेट, 2047 के स्टॉप लॉस के साथ।
राजेश जी, कोई BTST या STBT ट्रेड आपकी तरफ से? BTST ट्रेड रहेगा। जाइडस लाइफ यहाँ पे बाय करने की सलाह है। जाइडस लाइफ में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हेल्थ केयर फार्मा स्पेस हमें यहाँ पे पसंद आ रही है। और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स में बाइंग है, जाइडस लाइफ में नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 1065 1070 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1020 के आसपास। और वहीं दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है, अगेन कैपिटल गुड स्पेस से हमने शो की शुरुआत में क्यूमिंस बताया था, अभी यहाँ पे सीमेंस को भी बाय किया जा सकता है। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को स्टॉक अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो 3190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर 3195 के लेवल को सरपास करेगा तो इसके टारगेट जो बनेंगे करीब 3240 3250 की तरफ 3250 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो सीमेंस बाय करने की सलाह। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 3165। 3240-50 के टारगेट, 3165 के स्टॉप लॉस होगा सीमेंस के लिए। तो ये दो ट्रेड होंगे, दोनों के दोनों तेजी की तरफ। लेकिन अगर आप आईफोन के शौकीन हैं, उसके लिए एक टर्म का यूज भी किया जाता है कि अगर आप आईफोन फैन बॉय हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए अगर आपको नया फोन लेना है तो। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नया आईफोन बस लॉन्च होने वाला है, तो नया आईफोन में खास क्या होगा ये जरा समझ लेते हैं। शरद के पास कुछ डिटेल्स हैं। शरद, बताइए कि क्या आप भी फैन बॉय कैटेगरी में आते हैं? और दूसरी चीज कि हम कई बार देखते हैं जब फोन लॉन्च होता है ना, तो कैमरे की प्लेसमेंट कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर ये हो जाता है। इस बार कुछ मेजर चेंजेस है या फिर रैपर नया है, चीज पुरानी है? देखिए, एप्पल फैन बॉयज मैं भी हूँ एक टाइप से कह सकते हैं। और एप्पल फैन बॉय के जो लास्ट 2-3 एडिशंस आए हैं उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो इस बार एक्सपेक्टेशंस है कि जो यूजुअल लुक है उस पर एक बदलाव देखने मिल सकता है। और याद रखिए, ये जो एप्पल है, ये पहली बार ये पूरा जो कलेक्शन है भारत से मैन्युफैक्चर भी हो रहा है। तो इस पर क्या प्राइस बेनिफिट्स आते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अभिषेक, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि आईफोन 17 का एक एयर वर्जन आ रहा है, एक लाइटर वर्जन आ रहा है। तो बहुत लोग जिन्होंने 4 साल 5 साल से चेंज नहीं किया है अपना एप्पल का फ़ोन को, आईफोन को, तो वो कर सकते हैं। इसके जो एस्टिमेटेड प्राइस रेंज है हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन इसमें नया क्या है, देखिए AI का यूज़ बहुत होता है तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें जो आईफोन 17 सीरीज़ की जो नए मॉडल्स आने वाले हैं, और एक ग्लोबली भी एक प्राइस हाइक जो है 7 या 8 साल बाद जो है लिया जा सकता है। A119 एक पावरफुल चिप आता है, उस पर जो है हमारी नज़र रहेगी। आईफोन 17 की बात करें तो 99,990 से लेके 1.2 लाख तक आ सकता है। आईफोन प्रो 1.3 लाख, आईफोन 17 प्रो मैक्स देखे तो 1,65,000 का आ सकता है। ऑफ कोर्स बात करेंगे अभिषेक, मुझे पता है आपके पास भी आईफोन है। लास्ट टाइम आपका कौन सा आईफोन था, तो अभी आप क्या चेंज करने वाले हैं? क्योंकि मेरा तो 2012 का है, 2012 नहीं माफ़ करेगा, आईफोन 12 है। तो ये 5 साल पुराना तो मेरा भी हो चुका है, स्क्रीन वीन भी आधा टूट चुका है। लेकिन आपके पास भी आईफोन है, आप भी चेंज करना चाहेंगे? नहीं, कोई इरादा नहीं है शरद। बड़े महंगे आते हैं आईफोन भाई। बिल्कुल, मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने लिया था, मैं बता दूं। और ये आईफोन 13 है, और मैंने तब लिया था जब आईफोन 15 लॉन्च हो चुका था, तो थोड़ा सस्ता मिला तो हमने ले लिया। और तमाम लोग कहते हैं कि आईफोन 13, 11 में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। और जो अब तो 16, 17 की बात हो रही है अब तो पता नहीं, जिसकी जेब अलाउ करे, 2.25 लाख रुपए का फोन इस देश में, जहां पर टाटा जी ने कहा था कि नहीं हम 1 लाख रुपए की कार लॉन्च करेंगे। तो बड़ा अजीबोगरीब अद्भुत देश है हमारा ये। तो मैं नहीं लूंगा, जिसको लेना हो तमाम लोग होंगे जो एप्पल के दीवाने हैं। रोहन जी से उनका विचार लेते हैं। रोहन जी, फोन बदलने वाले हैं आप? मैं डाई हार्ड एंड्रॉयड फैन हूँ। मुझे लगता है एप्पल बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। सो आई फील दैट मीन्स, ये मेरा बहुत बड़ा मानना है कि आईफोन इज गोइंग थ्रू अ ब्लैकबेरी जोन इन लाइफ। तो अगर कुछ नया नहीं लाएंगे तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि शायद हम 5-7 साल के बाद कम बात करेंगे आईफोन की। बहुत इंटरेस्टिंग। राजेश जी, आप क्या यूज करते हैं? आप भी एंड्रॉयड वाले हैं या फिर आईफोन वाले हैं? नहीं, दोनों ही यूज करते हैं। तो आईफोन अभी तो चेंज नहीं करेंगे, 16 प्रो मैक्स ऑलरेडी है। तो हाँ, अभी राजेश जी का एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। तो दोनों ही फोन है मेरे पास, एंड्रॉयड भी और आईफोन भी है, दोनों है। और अमरदेव जी, आपसे भी पूछना ही था। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा,
हाँ पूछिए शरद। अमरदेव जी, आपसे भी पूछना था कि आप भी savvy हैं, तो आपको कोई लगता है कि चाइनीज प्लेयर्स आ सकते हैं भारत में और देखने लगे तो एप्पल को एक कड़ा टक्कर दे सकते हैं? अभी तो मार्केट में सैमसंग है जिनके जो फ्लिप फोन्स जो है चल रहे हैं, अभी वोग में है, और एप्पल का भी 16-17 आ गया है। गूगल पिक्सल या कोई चाइनीज कंपनीज पे भी आपकी नज़र है क्या, जहाँ पे लगता है कि अच्छे मोबाइल्स बन रहे हैं? देखिए, चाइनीज कंपनीज तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग प्ले करे, और मैं एक ऐसा आई थिंक रेयर में हूँगा कि पहले मैं एप्पल यूज करता था लेकिन मैं एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर गया हूँ 2-3 साल से, और उससे पहले मैं 5-7 साल एप्पल यूज कर रहा था। तो ये जरूर है कि जो फोल्ड फोन्स हैं वो काफी पॉपुलर हैं सैमसंग के, और दे गिव अ कंपटीशन टू एप्पल, नो डाउट। तो ये बहुमत थोड़ा सा ना एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है शरद। आपका खेमा ना थोड़ा सा वीक है, लेकिन चलिए एप्पल की बात करें ना तो एक बार काम करते हैं ना, एप्पल की भी बात कर लेते हैं। एप्पल इंडिया का शेयर जरा लेकर आइए, क्योंकि आज हमने तगड़ी रैली देखी है एप्पल इंडिया के शेयर में, करीब 6-6.5% के आसपास की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। राजेश जी, एक क्विक व्यू दीजिए, फिर हम मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। किसी की अगर तेजी की पोजीशन है, क्या उसको कैरी करें? काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज बनी और एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी आज ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है बने रहना चाहिए काउंटर में आज, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट बना है इस तरीके के मार्केट में, तो ये कंटिन्यूटी रहेगी 2200 की तरफ। हमें लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो एफएल पे अब यहाँ पे 2030 का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन कैरी करें 2150 और 2200 के टारगेट के लिए। एफले इंडिया पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हुए स्टॉक 7% ऊपर है, और एक चीज़ याद रखिए, जिस तरह एड स्पेंड्स बढ़ते हैं उस तरह जो है एफले इंडिया को भी फ़ायदा होता है। बहुत दिन से जो है हम कहेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो डिप्रेस ज़रूर था, लेकिन जिस तरह एड बजट्स बढ़ते हैं तो फेस्टिव सीजन में 10 से 15% का इंडस्ट्री का एड स्पेंड्स बढ़ेगा, तो इसका क्लियर बेनिफिशियरी एफले इंडिया होता है जो आप देख रहे हैं। लेकिन एक एक करके जो है हम सेक्टर्स पे भी जो है न्यूज़ फ्लो देख लेते हैं, और अब देखें तो यहाँ पे अप मूव जो है अच्छा देखने मिला है। बाजार लगातार 5 दिन जो है हरे निशान में आपको निफ्टी देखने मिल रहे हैं, और सारा जो सपोर्ट आ रहा है वो आपको आईटी खेमे से देखने मिल रहा है, खास करके इन्फोसिस जो शेयर बायबैक की न्यूज़ फ्लो आई तो उसके कारण सारे आईटी स्टॉक्स में तेज़ी आई। कल रात जो है एडीआर में अप मूव आया, और आज भी देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स लाइकली डेज हाई लेवल्स पे बंद होंगे। लगभग आप कह सकते हैं 3% ऊपर जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, सोलर ऑर्डर हो या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस हो, तो आज जो है पूरा स्टॉक स्पेसिफिक जो है मार्केट था। और नेट अगर सेक्टर स्पेसिफिक बोले तो एक बहुत ही छोटे रेंज में जो है आप देख सकते हैं मूवमेंट्स देखने मिल रही है। फार्मा, एफएमसीजी और बैंकिंग स्पेस जो है हरे निशान में है, और आईटी गेन्स की बात करें तो विप्रो, टेक महिंद्रा, मिड कैप स्पेस से परसिस्टेंस, एम्फेसिस में भी जो है ज़ोरदार सपोर्ट जो है दिखने मिल रहा है। अगर हम बात करें मुनाफा वसूली में तो रियल्टी काउंटर में मुनाफा वसूली आई है। ऑटो में जो एक अच्छी मोमेंटम दी थी इस महीने, यहाँ पे भी जो है देख रहे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। रिलायंस ने उतना स्ट्रेंथ नहीं दिया। और कंजम्पशन नेम्स की बात करें, कुछ सीमेंट नेम्स की बात करें, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीपीसीएल, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा आपको एफएमसीजी पैक की बात करें तो यहाँ पे अच्छी मूव आई है। फार्मा स्पेस, आईटी स्पेस जो है मेंटेन करके रखे हैं, लेकिन एक रेंज बाउंड बाजार था, ऐसा कुछ वॉलिटिलिटी आपको एक्सपायरी के दिन नहीं देखने मिला। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी जो है हरे निशान में बंद होने वाले हैं। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैटिश। एचडीएफसी बैंक से जो है थोड़ी सी जो गेंस जो है वो भी गिव अप कर दी पिछले 4 सेशन में। बट नेट ब्रॉडर इंडिसेस के लिए भी बात करें तो 1:1 रेशियो था, लेकिन बाजार के लिए दिन अच्छा था, वॉलिटिलिटी ज़्यादा नहीं देखने मिली, और लगातार 5वें दिन जो है बाजार में ओवरऑल तेज़ी देखने मिली है, और जो दायरा है वो बहुत सीमित रहा है। चलिए शो को अब हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद राजेश जी, अमरदेव जी और रोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम टेक्निकल कॉल्स बताए, फंडामेंटल पिक्स बताए। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। लेकिन आज शो के लिए बस इतना ही रहेगा, और शो के बाद जो है 3:30 बजे के बाद आप देखेंगे कल की तैयारी की अहम शो जो प्रशांत लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।